हेलो गाइस, तो आज से हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जो कि हम सिंगेज से पढ़ेंगे। सिंगेज से मैं फॉलो करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें हम किस तरह से पढ़ेंगे आप देख सकते हो। जैसे ये पैराग्राफ है, मान लो पहला ही पैराग्राफ ये है इंट्रोडक्शन, तो इसको हम पढ़ेंगे। मैं क्या करूंगा कि एक साइड में पैराग्राफ रखूंगा ये वाला, और दूसरी साइड में क्या करूंगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा लाइक दैट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, और ये इधर क्या है, इसकी समरी है या एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो कि आप सामने एक बुक रख सकते हो और ये वीडियो चला सकते हो, तो आप बुक के साथ पढ़ते जाओ और इसको यहाँ पर समझते जाओ, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। मैं कोई भी पैराग्राफ नहीं छोड़ूंगा, आपको सब कुछ बताऊंगा। तो जो भी इधर होगा, वो जो भी मतलब बुक में होगा वो इधर यहाँ पर होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर पहला पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ मान लो ये इलेक्ट्रिक चार्ज वाला है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज वाला, तो ये भी मैंने एक्सप्लेन किया होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे। जैसे आप देख सकते हो आगे, जैसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक चार्ज वाला है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज वाला जो टॉपिक है वो मैंने इधर की साइड एक्सप्लेन किया है। तो इसी तरह से सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे। और आप इस वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप खुद से सवाल कर पाओगे, मतलब खुद से क्वेश्चंस लगा पाओगे बहुत ही ईजिली। कुछ भी चीज़ें ऐसी मिस नहीं करूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हम्म तो जैसे इंट्रोडक्शन है, पहला ही टॉपिक है। तो जैसे आपको पता है, ह्यूमंस हैव नोन अबाउट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स एंड इट इज इम्पॉसिबल टू से एज व्हेन टू इलेक्ट्रिसिटी वाज डिस्कवर्ड। देखो, बिजली गिरना ये सब चीज़ें तो आपने मतलब जब ह्यूमन पैदा हुआ होगा तब भी होती हुई होंगी। तो ये क्या इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स है, जैसे बिजली गिरना वगैरह ऐसी चीज़ें, क्या है, ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स है। तो इनके बारे में ह्यूमंस को तो पहले से ही पता था, लेकिन ये नहीं कह सकते कब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई थी। हाउएवर, records show that the attractive properties of amber were known to Greeks as early as 600 BC। लेकिन हाँ, रिकॉर्ड्स बोलते हैं कि ग्रीक्स ने अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ एम्बर की अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज को फाइंड कर लिया था और 600 बीसी में। तो एम्बर जानते हो, एम्बर ये होता है गोंद, गोंद जानते हो, ठीक है, पेड़ पर लगता है और ये कुछ सॉलिड हो जाता है रॉक की तरह। और जब इसको, हाँ फिर आगे पढ़ते हैं। तो when amber is rubbed briskly with a cloth, it attracts and picks up small light objects such as bits of feather or straw or even thin scraps of metal। तो जब इसको किसी कपड़े से रब करते हैं, ठीक है, किसी कपड़े से रब करते हैं इसको, तो ये क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, ठीक है। अभी बताएंगे चार्ज क्या होता है। तो ये क्या करता है, फिर छोटे छोटे कागज के टुकड़े हुए या प्लास्टिक तो उस टाइम पर नहीं थी, लेकिन हाँ आजकल देख सकते हो। तो प्लास्टिक हो या लोहे की छोटी छोटी पिंस हो गई, ठीक है, उनको क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है। तो ये आपने देखा होगा, जैसे आप कंघी से बाल काटते हो तब भी ऐसा ही होता है, ठीक है। वो भी कंघा भी आपका क्या करता है, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करता है। या आपके रोए होते हैं, बाल होते हैं, हाथों के बाल होते हैं, उनको भी अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो हाँ, देन ग्रीक वर्ड फ्रॉम फॉर एम्बर इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, एम्बर को क्या बोलते हैं ग्रीक में, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो यहीं से आपको, एंड इट इज फ्रॉम दिस रूट वर्ड दैट वी गॉट अवर वर्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहीं से हमारी इलेक्ट्रिसिटी का जन्म हुआ। इलेक्ट्रिसिटी का जो बोलने लगे वो कहाँ से आया, इलेक्ट्रॉन से आया, एम्बर की प्रॉपर्टीज देखते हुए। तो उन्होंने बोला होगा कि हाँ इसको क्या बोलेंगे, इस बिहेवियर को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैन बी ऑब्जर्व इन वेरियस वेज। तो ये वाली प्रॉपर्टी है ना, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलती है, मतलब चार्ज रुका हुआ है बॉडी पर, उसकी वजह से, मतलब चार्ज स्टॉप है, रुका हुआ है, और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करता है कोई भी बॉडी, उसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैन बी ऑब्जर्व इन वेरियस वेज। फॉर एग्जाम्पल, वेन क्लॉथ्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए ड्रायर दे क्लिंग टुगेदर बिकॉज इलेक्ट्रिकल चार्ज आर ट्रांसफर्ड बिटवीन द क्लॉथ्स। तो जैसे आप ड्रायर से कभी क्लॉथ निकालते हो ना, तो क्या होता है कि वो कपड़े एक दूसरे से चिपके होते हैं। वो इसलिए चिपके होते हैं क्योंकि उन दोनों में क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है। मतलब जब जब क्लॉथ्स को एक दूसरे से घिसते हैं, क्योंकि जब ड्रायर में सूखते हैं कपड़े तो एक दूसरे से रब होते रहते हैं। रब होने की वजह से उनमें फ्रिक्शन होता है, और उसकी वजह से क्या हो जाता है कि एक कपड़ा पॉजिटिव मान लो, दूसरा कपड़ा नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो इस तरह से वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या होता है, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब अट्रैक्ट करते हैं, चिपक जाते हैं। एंड वेन वी ब्रश अवर हेयर बोथ हेयर एंड ब्रश बिकम चार्ज। तो जब हम कंघी से अपने बाल काटते हैं तो वो भी चार्ज हो जाते हैं, जैसे अपने हेयर भी चार्ज हो जाते हैं और बाल भी, सॉरी, ये कंघी भी चार्ज हो जाती है। जब कंघी को किसी छोटे छोटे कागज के टुकड़े से के पास ले जाते हैं, वो क्या करता है, कंघी उन छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करती है। ओके, तो इसी प्रभाव को क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एंड
द ब्रश अट्रैक्ट्स डस्ट और स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर एंड अवर हेयर स्टैंड ऑन देयर रूट्स। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। एंड ऑल दीज फिनोमेना रिजल्ट्स फ्रॉम द फोर्स बिटवीन चार्जेस एट रेस्ट। तो जैसे ये कंघी है ना, कंघी के ऊपर चार्ज आ जाता है, ठीक है, कंघी के ऊपर मान लो नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, और ये कागज पर मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कंघी क्या करेगी, कागजों को अट्रैक्ट करती है। ऐसे ही मान लो कंघी और कंघी को हेयर के पास ले जाते हैं, जैसे बाल, हाथों के बाल हो गए, तो वहां पर ले जाते हैं, वो बालों को, छोटे छोटे बालों को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो ये सब फिनोमेना क्या होता है, चार्ज एट, ये मतलब फोर्स की वजह से ये दिखता है आपको, और फोर्स किन के बीच लगता है, चार्जेस एट रेस्ट, चार्जेस के बीच लगता है, ठीक है। एट रेस्ट मतलब रुके हुए चार्जेस, ठीक है। दिस चैप्टर एंड नेक्स्ट 3 चैप्टर्स आर डिवोटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब ये चैप्टर और नेक्स्ट 3 चैप्टर्स किसके ऊपर बेस्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब जब इलेक्ट्रिक चार्ज रुका हुआ हो, उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, विच इज स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, सिंपली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत सारी चीज आती है, ठीक है। जैसे ये बलून को बालों के पास ले जाते हैं, तो बलून क्या करता है, बालों को अट्रैक्ट करता है। बिजली का गिरना, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है, ठीक है। और ये एक क्या बोलते हैं इसको, टेस्ला जनरेटर होता है, टेस्ला वोल्टेज जनरेटर होता है, ठीक है। अगर इससे हम अपने हाथ टच करते हैं तो हमारी बॉडी में चार्ज चला जाता है, और चार्ज की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में चार्ज बालों तक भी जाता है, तो जिसकी वजह से बाल क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं, क्योंकि सेम टाइप का चार्ज आता है। मान लो पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, सारे बालों में फैल जाएगा, तो बाल एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से भागते हैं, ठीक है। तो बालों का पॉजिटिव चार्ज है, तो बाल भी पॉजिटिव हो गए, और दूसरे बाल भी पॉजिटिव, तो एक दूसरे से बाल भागेंगे, तो इस वजह से क्या होता है, वो इस तरह से खड़े हो जाते हैं, इस तरह से दूर भागना चाहते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बहुत बात हो रही है। तो चार्ज इज ए प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो चार्ज क्या होता है कि चार्ज एक मैटर की प्रॉपर्टी होता है, किसी भी मैटर की एक प्रॉपर्टी होता है, जिसकी वजह से वो मैटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स फील करता है या प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एंड इट इज नोन दैट एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये एटम है, ठीक है। तो एटम में क्या होता है कि जितने यहाँ पर पॉजिटिव एटम में, देखो एटम में 2 चीजें होती है, एक तो इसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो कि न्यूट्रल होते हैं, मतलब जिन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। और ये होता है न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये मिलके बनाते हैं, क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस, और इनके चारों तरफ घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब जितना न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे, जितने पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होंगे, उतने ही बराबर में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते हैं। तो टोटल चार्ज देखो, न्यूट्रल एटम में क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, नेट चार्ज कितना हो जाता है, 0, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, बट नेगेटिव, ठीक है। और चार्ज एटम में क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे या प्रोटॉन ज्यादा होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। चार्ज पार्टिकल्स कैन बी क्रिएटेड बाय डिस्टर्बिंग द न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव्स पॉजिटिव चार्ज Np ग्रेटर देन Ne, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव नेगेटिव चार्ज Ne ग्रेटर देन Np टू ए पार्टिकल, ठीक है। जैसे कोई बॉडी है एटम, जैसे कोई एटम ए है, एटम बी है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हो 7 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहे हैं, और 7 ही प्रोटॉन होंगे, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होंगे। जैसे यहाँ पर रेड कलर में 3 दिख रहे हैं, लेकिन बाकी पीछे भी होंगे, ठीक है। तो 7 प्रोटॉन होंगे, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक एटम बी है, उसमें भी देख लो आप 8 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और 8 ही प्रोटॉन होंगे, ठीक है। ये रेड कलर के ये क्या है, प्रोटॉन है। और बाकी ये यहाँ पर ये दिख रहा है, ये क्या है, न्यूट्रॉन है, जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। इधर ये न्यूट्रॉन है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एटम ए ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ठीक है। एटम ए ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए, और एटम ए से एटम बी पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये वैसा ही केस है, जैसे मान लो ये कंघी का मटेरियल है, कंघी ए मटेरियल से बनी है, और आपके बाल बी मटेरियल से बने हैं, ठीक है। तो कंघी ए मटेरियल बी मटेरियल के साथ घिस रही है, ये मतलब जैसे आप बाल बनाते हो, तो कंघी क्या करती है, अपने आपके बालों के साथ घिसती है, क्योंकि ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, कंघी के मान लो इलेक्ट्रॉन बालों में चले गए, तो बाल क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज, और कंघी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज। तो वैसा ही केस है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे मान लो क्या क्या किया कि एटम ए ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, किसको, बी को।
अब बी पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो पहले 8 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितने रहेंगे अभी भी 8 प्रोटॉन। इधर क्या हो गया कि पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने बी को दे दिए, तो कितने हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितने बचेंगे अभी 7 प्रोटॉन। तो अब देखो टोटल चार्ज कितना हो गया इस पर, पहले टोटल चार्ज कितना था 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन, दोनों कट के कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर सेम अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो दोनों कट के कितना हो जाएगा 0, तो ये न्यूट्रल केस हो जाता है। ठीक है, ये वाला क्या केस है न्यूट्रल, इधर ये क्या केस है न्यूट्रल एटम। ठीक है, अभी न्यूट्रल एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन बचे, 7 प्रोटॉन बचेंगे अभी। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 प्रोटॉन बचे, 8 प्रोटॉन ऑलरेडी थे। प्रोटॉन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, प्रोटॉन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हम, क्योंकि प्रोटॉन का होता है न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसको डिस्टर्ब करने के लिए हमें बहुत अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये एटम ए नहीं रहेगा, क्योंकि ए डिफाइन ही होता है कितने प्रोटॉन है इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि ये एटम का नाम ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें से अगर प्रोटॉन निकल गए तो इसका नाम ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, कोई दूसरा एटम बन जाएगा ये। ठीक है, अभी यहां पर देखो 7, यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन है, तो टोटल कितने अमाउंट चार्ज रह गया, इसमें से 7 प्रोटॉन है, 7 प्रोटॉन का मान लो कुछ पॉजिटिव चार्ज हो गया 7 ई के बराबर, और इधर 5 ई नेगेटिव है। ठीक है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो +2 ई चार्ज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, तो +2 ई का मतलब है ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, एटम ए क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इधर यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर 10 ई है, 8 प्रोटॉन है, तो ये 2 -2 ई के बराबर एक्स्ट्रा इस पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा एटम बी क्या हो जाता है नेगेटिव चार्ज। तो पता लग गया, चार्ज्ड पार्टिकल कैन बी क्रिएटेड बाय डिस्टर्बिंग द न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम। ठीक है, तो हमें ये जो न्यूट्रलिटी थी इसकी, न्यूट्रल एटम था उसको डिस्टर्ब कर दिया, उससे क्या हो गया ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर की साइड दे दिया, तो क्या हो जाएगा एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, when an object is negatively charged it gains electron, तो जैसे यहाँ पर B क्या होता है, B नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन क्या करता है गेन करता है। एंड सिमिलरली ऑन चार्जिंग ए बॉडी विद पॉजिटिव चार्ज इट्स मास डिक्रीजेस, वेट हाँ, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो क्या हो जाता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। और एक और चीज, सिमिलरली ऑन चार्जिंग ए बॉडी विद पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी इट्स मास डिक्रीज, तो जो 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 ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में चार्ज भी होता है, इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन गए होंगे मान लो, तो इसका ओवरऑल मास भी कम हो गया होगा। ठीक है, तो सिमिलरली ऑन चार्जिंग ए बॉडी विद पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी इट्स मास डिक्रीजेस। सही है, चेंज इन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एन इंटू एम ई। सिंपल, एन इलेक्ट्रॉन गए हैं मान लो, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बताए थे मैंने, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आए थे, और मान लो एन इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर की साइड, तो कितना हो जाएगा एन इंटू इतना हो जाएगा एन इंटू एम ई। एम ई इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है 9.1 वेट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, ओके। और चार्ज की जो जैसे हाँ ई की वैल्यू तो मैंने बताई नहीं आपको, रुको बताता हूँ। और ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻, ये क्यू ऑफ ई, मतलब ई का वो है क्या बोलते हैं चार्ज है। ऐसे ही क्यू ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का होता है, ये इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है, और प्रोटॉन का होता है +1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो हमने पढ़ा उससे हम देख सकते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इट रिप्रेजेंट्स द एक्सेज और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी को ये दर्शाता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, और अगर नेगेटिव चार्ज हो गया है तो कोई भी चीज नेगेटिव चार्ज होगी तो उस पर इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी है। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी बताया था मैंने, बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल स्टेट ऑफ द एटम, एंड इसको हम डिनोटेड बाय प्लस क्यू से इसको दर्शाते हैं। ठीक है,
एंड नेगेटिव चार्ज होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉडी गेट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर न्यूट्रल स्टेट, ठीक है। तो अभी बताया था जैसे एटम ए एंड एटम बी डिनोटेड बाय -q। अब एक और चीज पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रॉन हैज चार्ज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.31 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है, अभी बताया था। और इसका जो जैसे ये कूलम है, कूलम होता है, कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, इसको हम एम्पियर इंटू सेकेंड जो कि एसआई यूनिट होता है, उनमें भी फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, उसमें भी हम शो करते हैं, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स होती है एम्पियर एंड टाइम, तो उसके फॉर्म में लिख सकते हैं कूलम को, जैसे यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। इधर Q इक्वल टू IT, आई का फंडामेंटल यूनिट है एम्पियर, एंड टाइम का फंडामेंटल यूनिट है सेकेंड, तो एम्पियर इंटू सेकेंड, इस तरह से हम लिख सकते हैं, जैसे एम्पियर इंटू टाइम T, ठीक है। So when electron transfer from one body to other body, it takes 1.6 into 10⁻19 coulomb charge and mass 9.31 into 10⁻31 kg with it। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन जाता है तो इलेक्ट्रॉन में मास भी होता है, चार्ज भी होता है, तो जब कभी किसी एटम से जाता है तो वो चार्ज भी ले जाता है, तो ले जाता है उसका, और उसका मास भी ले जाता है इलेक्ट्रॉन। हाँ, एक और चीज है कि ये जो चार्ज की वैल्यू होती है ना, दिस इज द स्मॉलेस्ट चार्ज एग्जिस्ट फ्रीली इन द नेचर, मतलब ये चार्ज ऐसा है जो फ्रीली नेचर में मिल जाएगा आपको, बाकी चीजें फ्रीली नहीं मिलती हैं, वो तो या तो बाउंड होती है किसी चीज से, बाकी एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो फ्रीली नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। जो आपको दिखेगा, मतलब क्या बोलते हैं, जैसे बॉडी टू बॉडी जब चार्ज जा रहा होगा, वो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम में ही जा सकता है, इससे कम नहीं जा सकता, ओके। लेकिन इससे कम चार्ज वाले पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, तो वो आपके कोर्स में नहीं है, तो आप उसके बारे में इतना टेंशन नहीं लेने का। अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। चार्ज इज ट्रांसफरेबल इफ ए charged body is put in a contact with uncharged body, the charged body becomes charged due to the transfer of electrons from one body to other body। जैसे ये एक बॉडी है A, इस पर चार्ज Q1 है। अब देखो एक चीज आप नहीं पढ़ेंगे अभी, पोटेंशियल क्या होता है, लेकिन यहां पर मैंने शो किया है, ठीक है। तो मान लो चार्ज, कोई एक बॉडी है A और इसका चार्ज कितना है Q1, और ये पोटेंशियल V1 पर रखा है, ठीक है। तो इस बॉडी को हम दूसरी बॉडी से टच कराएंगे, जो कि बॉडी बी है जिस पर चार्ज Q2 है, उसका पोटेंशियल V2 है, ठीक है। अब इन दोनों बॉडी को एक दूसरे से टच कराया है विद द हेल्प ऑफ वायर, कोई कंडक्टिंग वायर से इसको टच करा दिया, इससे क्या होगा, इससे चार्ज फ्लो होगा, ठीक है। तो मान लो चार्ज फ्लो हुआ पहली बॉडी पर, मान लो Q1 प्राइम हो गया, 1 से मतलब 1 प्राइम हो गया, एंड Q2 प्राइम हो गया दूसरी पर, लेकिन चार्ज फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक इन पर क्या हो जाएगा, इनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ये मत करना कि ये Q1 है और ये Q2 है तो दोनों को जोड़ दो, आधा आधा डिवाइड कर दो दोनों पर, यानी मतलब यहाँ Q1 प्लस Q2 जोड़ा डिवाइडेड बाई 2, तो इस पर मान लो बोल दिया कि Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 हो गया इस पर, और इधर हो गया Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, दोनों पर आधा आधा चार्ज डिवाइड कर दो, ठीक है। ऐसा नहीं होता है चार्ज तब तक, ये दोनों चार्ज Q1 प्राइम एंड Q2 प्राइम डिफरेंट हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि बॉडी किस आकार की है और किस मेटल से बनी होगी, सब चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चार्ज विल ट्रांसफर अंटिल देयर पोटेंशियल इज इक्वल, क्या सेम रहेगा पोटेंशियल, और तब तक ट्रांसफर होते हैं जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, V1 से पोटेंशियल V हो जाएगा और ये V2 से पोटेंशियल कितना हो जाएगा V, तब तक ये ट्रांसफर होते रहेंगे। जब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो इनका ट्रांसफर होना रुक जाएगा, जब रुकने की स्टेट में इस पर जो चार्ज निकालेंगे वो Q1 प्राइम होगा और ये Q2 प्राइम होगा, ठीक है। एंड नंबर 2, चार्ज इज एसोसिएटेड, नंबर 2 चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मास, तो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास थ्रू दो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। देखो चार्ज क्या है, वैसे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है चार्ज, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन है मास m इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻31 kg, सो नो चार्ज एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। तो मास तो एग्जिस्ट करता है ना, किसी चीज पर मास चार्ज नहीं होता है, लेकिन चार्ज अगर रहेगा तो वह मास जरूर होगा, चार्ज ही है मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन को खुद का मास होता है,
तो दूसरी बॉडी अगर चार्ज होगी तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या या तो ज़्यादा होगी या कम होगी, तो वहाँ पर मास होगा ही होगा। ओके, तो जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप, कोई भी एटम है, न्यूट्रल एटम है, जिस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सेम अमाउंट ऑफ प्रोटॉन, मतलब सेम अमाउंट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, सॉरी। तो ये क्या होता है, न्यूट्रल एटम होता है जिसमें प्रोटॉन की संख्या एंड इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। और मान लो ये वाला आइटम 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाते हैं कहीं से, तो ये इस पर क्या हो जाएंगे, मान लो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हो गए अभी, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन एडेड, तो इसका मतलब है इसका मास इंक्रीज बाय 2 me। 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं तो 2 me के बराबर इसका मास बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट है चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। Some important observations regarding this law are as follow. Net charge remains constant even though it may not be zero. If the universe is considered as whole, conservation of charge remains the means the net charge of universe is constant. The principle does not prohibit the creation and destruction of charged particles. तो ठीक है, तो देखो चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलता है कि नेट चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड मीन्स टोटल चार्ज जो रहेगा वो सेम ही रहेगा चाहे कोई सा भी प्रोसेस हो रहा हो। तो क्यू इनिशियल मतलब किसी प्रोसेस के, किसी घटना, किसी इवेंट के होने से पहले नेट चार्ज, ये समेशन है, सम ऑफ ऑल दी चार्जेस। क्यू आई का मतलब है, आई मतलब कोई आई इक्वल टू 1 2 3 जितने भी चार्जेस हैं उन सबको ऐड करो, उन सब के चार्जेस ऐड करो, ये समेशन है, ठीक है। वो किसी इवेंट के होने से पहले चार्ज इक्वल टू किसी इवेंट के होने के बाद चार्ज, दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। आज तक ये फॉलो होता है, बिग बैंग टू नाउ इट होल्ड्स, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है जो कि बिग बैंग से अब तक होल्ड हो रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ दे रखी है, वो सब वही है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर बता दिया। नेट चार्ज किसी भी प्रोसेस में, भूकंप आए, सुनामी आए, कुछ भी आए, सब में बिग बैंग टू अब तक जितनी भी घटनाएं हो सकी उसमें नेट चार्ज कितना रहा है, हमेशा 0। तो जैसे प्रीवियस केस देख सकते हो आप, प्रीवियस केस में बताता हूँ, जिसमें क्यू इनिशियल क्या था, ये वाला प्रीवियस केस था। तो क्यू इनिशियल यहाँ पर कितना हो गया, Q1 प्लस Q2, मतलब किसी घटना होने से पहले ये शुरुआत में ऐसे था ना, ये घटना मतलब इवेंट ए, इवेंट 1, जब ये ऐसे था मतलब दोनों एक दूसरे से टच नहीं हुए थे, तब चार्ज कितना था, और टच होने के बाद चार्ज कितना होगा, ठीक है। तो तो प्रीवियस केस में देख दो, Qi कितना हो गया, Q1 प्लस Q2, और QF का समेशन कितना हो गया, Q1 प्राइम प्लस Q2 प्राइम। और अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लॉ, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लॉ, तो Qi इक्वल टू क्या हो जाएगा, QF। तो ये हो जाए Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 प्राइम प्लस Q2 प्राइम। ये इस वाले फॉर्मूला का यूज करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं, ठीक है। और इधर पढ़ सकते हो आप, सारी जो भी चीज दे रखी है वो इधर बता दी है, वैसे फिर भी चलो देख लेते हैं। नेट चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट इवन दो इट मे नॉट बी 0, ठीक है। तो नेट चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इफ द यूनिवर्स इज कंसिडर्ड एज ए होल, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मींस द नेट चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। तो बिग बैंग के टाइम पे जितने पार्टिकल्स थे उनका सबका नेट चार्ज होगा, जो आज पार्टिकल्स हैं पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में, यूनिवर्स में जितने पार्टिकल्स हैं उनका नेट चार्ज सेम रहेगा, ठीक है। बिग बैंग के टाइम पर जब यूनिवर्स बना नहीं था तब तो चार्ज था ही नहीं, ऐसा बोलते हैं कि कुछ नहीं था, मतलब नथिंग, तो चार्ज कितना था, 0, ऐसे समझ सकते हो। आज बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, सबको मिला के टोटल कितना हो जाएगा, चार्ज 0 के बराबर ही, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। दिस प्रिंसिपल डज नॉट प्रोवाइड द क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो बिग बैंग में क्या होता है, क्रिएशन होते हैं पार्टिकल्स का। आज अब मान लो कुछ ऐसा होता है कि यूनिवर्स कोलैप्स करने लगता है, मतलब बिग बैंग का रिवर्स होने लगता है, तो वो क्या हो जाता है, चार्ज पार्टिकल डिस्ट्रक्शन होने लगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में जाके, मतलब न्यूक्लियस में जाके इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहे होते हैं, वो क्या करेंगे, न्यूक्लियस में जाके टकराएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होने लगेगा और चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएंगे, कोलैप्स होने लगेंगे, ठीक है, एक तरह से। तो उससे नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0 होने लगेगा। However, because of charge conservation, charge particles are created and destroyed only in pairs with equal and opposite charge. सही है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, कोलैप्स करते हैं। This law is also true for relativistic motion, with which means the total electric charge of an isolated system is relativistically invariant. इसको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। On the basis of evidence on the microscopic legal principle is largely speculative, बट देयर इज एम्पल जस्टिफिकेशन फॉर इट ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल। ये क्या है पता नहीं, ठीक है, वो सब छोड़ो। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज
ये बता दिया आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो अभी बताया था मैंने रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, वो ये अब आएगा। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट्री चार्ज independent of velocity. It is proved by the fact that an atom is neutral. The difference in mass of an electron and proton suggests that electron moves faster, much faster in an atom than a proton. If the charges were dependent on velocity, the neutrality of atom would be violated. ये किससे ये इस वाले का मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ठीक है। तो देखो, चार्ज ए रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। कैसे? देखो, अकॉर्डिंग टू एसटीआर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन ने दी थी। इन्होंने बताया था कि मास होता है ना, वो मास इस तरह से वेरी करता है, एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, स्क्वायर रूट। एम नॉट होता है रेस्ट मास, जब पार्टिकल रुका हुआ होता है उसका मास कितना होता है उसको बोलते हैं रेस्ट मास, ठीक है। वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। मान लो चार्ज पार्टिकल है किसी भी मास की पार्टिकल, मास का वेलोसिटी, ठीक है। इफ वी इंक्रीज, एम विल इंक्रीज। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो एम इंक्रीज करेगा। अब देयर इज नो सच फॉर्मूला फॉर द चार्ज। अगर मान लो चार्ज का फॉर्मूला होता, वैसे तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, अगर मान लो चार्ज का फॉर्मूला इस तरह से होता, मान लो Q इक्वल टू Q नॉट, क्योंकि चार्ज और मास दोनों एक टाइप से ही, एक टाइप की दोनों की प्रॉपर्टी है। मान लो इस तरह से फॉर्मूला होता कोई, ठीक है। अगर मान लो v वेलोसिटी इंक्रीज होती, v वेलोसिटी मान लो इंक्रीज होती, मान लो वेलोसिटी इसकी इंक्रीज होती, तो क्या होता? Q क्या होता? इंक्रीज होता, ठीक है। अब मान लो ये कि ये प्रोटॉन, ये हाइड्रोजन एटम, मान लो हाइड्रोजन एटम है ये। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा होता है, ठीक है। अब देखो, जो घूम रहा इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव, ये प्रोटॉन है वो तो प्रोटॉन भारी होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हल्का होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये प्रोटॉन बहुत स्लो मूव कर रहा होगा। वेलोसिटी क्या होगी प्रोटॉन की? वीपी। प्रोटॉन की वेलोसिटी मच लेस देन होगी वी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला होल्ड करता तो हम ये बोल सकते थे क्यू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी, क्योंकि जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसका चार्ज भी ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी, क्योंकि देखो वेलोसिटी यहां पर इलेक्ट्रॉन तेज मूव कर रहा होता होगा और ये यहीं पर एट सेंटर पे एक तरह से बोल सकते हो, तो सेंटर पे ये इसका वेलोसिटी कितना हो गया? नियरली जीरो ही होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी प्रोटॉन की वेलोसिटी से ज्यादा होता। तो अगर ये वाला इस तरह से अगर कोई फॉर्मूला होता, मान लो ये होल्ड कर रहा होता, तो क्यू ई ज्यादा होता क्यू पी से। सही आई बात समझ में? मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता चार्ज ऑफ प्रोटॉन से, क्योंकि अगर ये वाला फॉर्मूला होल्ड कर रहा है तो अगर इस तरह से एम की तरह, मास की तरह अगर कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट करता तो इस तरह से ये फॉलो होता। अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो क्या चार्ज कंजर्वेशन लॉ फॉलो हो पाता? नहीं हो पाता। तो न्यूट्रलिटी ऑफ एटम वुड बी वायलेटेड। तो एटम तो न्यूट्रल रहता ही नहीं ना, क्योंकि देखो दोनों पावर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, क्योंकि जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज्ड। एटम क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। इस तरह से तो न्यूट्रलिटी इस तरह से वायलेट होती, लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है, तो चिल मारो, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए बोलते हैं इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज किसी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ऐसा फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट है चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हाँ, ये मैं बता देता हूं कि जब चार्ज रुका होता है, a charged particle at rest produces only electric field in a space surrounding it. However, if charged particle is in unaccelerated motion, मतलब constant velocity से move कर रहा है, it produces both electric and magnetic fields. तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज हमेशा प्रोड्यूस करता है, और साथ में ये अगर मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर सकता है। एंड इफ द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड, it only produces electric and magnetic fields, but it not only produces electric and magnetic field but also
रेडिएट्स एनर्जी इन द स्पेस सराउंडिंग द चार्ज इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चलो बताता हूँ। जो चार्ज पार्टिकल होता है ना, अगर वो रेस्ट पे होता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड और फील भी करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, फील भी करता है। ठीक है, जब चार्ज पार्टिकल क्या होता है, हाँ रेस्ट पे होता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है और ना ही मैग्नेटिक फील्ड फील करता है। फील मतलब मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो ये इस पर कोई भी मतलब बैठा होगा, मतलब रेस्ट पार्टिकल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डालेंगे तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब कोई फील नहीं करेगा, बिल्कुल एकदम शांत खड़ा रहेगा। लेकिन जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, और उन दोनों फील्ड को फील भी करता है, मतलब इन पर प्रभाव पड़ेगा। मतलब चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग पार्टिकल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है तो उस पर फोर्स लगता है, जो कि आगे हम पढ़ेंगे किस तरह से फोर्स लगता है। अगर यही पार्टिकल एक्सेलेरेटेड हो, मतलब एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा हो, तब ये क्या होता है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स तो फील करता ही है, सॉरी हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो फील एंड प्रोड्यूस तो करता ही है, साथ में ये मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और फील तो करता ही है। एंड ये एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। जब एक्सीलरेटेड पार्टिकल होता है ना तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। क्या करता है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। आल्सो रेडिएट्स एनर्जी इन स्पेस सराउंडिंग द चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही क्या रेडिएशन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या है, एक्सीलरेटिंग चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। ठीक है, ये किस तरह से जनरेट करता है आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। शायद ये वाला आप ना पढ़ो कि एक्सीलरेटिंग चार्ज किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करता है, ये शायद आगे वाले चैप्टर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन एंड ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए, ये तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है, लेकिन आप ये वाली चीज पढ़ोगे आगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है, देखो व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी कैन हैव ओनली डिस्क्रीट वैल्यू, डिस्क्रीट वैल्यूज का मतलब समझ रहे हो, डिस्क्रीट वैल्यू जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ना कि 1.2 1.3 इस तरह की वैल्यूज। ठीक है, रेदर देन एनी वैल्यूज द क्वांटिटी इज सेड टू बी क्वांटाइज्ड। ठीक है, कोई भी इस तरह से वैल्यू किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू इस तरह से होती है 1 2 3 इस तरह से होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज बोलते हैं। द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इन नेचर इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि मैंने पहले बता दिया है। इफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10⁻19 कूलम इज टेकन एज एलिमेंट्री पार्टिकल यूनिट, एलिमेंट्री यूनिट या क्वांटा ऑफ चार्ज। तो देखो मैंने बताया था कि स्मॉलेस्ट चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, जो कि नेचर में फ्रीली मूव कर सकता है। तो इसी के बराबर ही बॉडी, इसी के टाइम्स, मतलब इसी का 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना इस तरह से कोई भी बॉडी चार्ज ले सकती है। कोई बॉडी चार्ज ऐसे नहीं लेगी कि 1.3 टाइम्स इनटू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, द चार्ज ऑन ए बॉडी विल बी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि यही स्मॉलेस्ट चार्ज ही इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगी कोई बॉडी, या 2 इलेक्ट्रॉन लेगी बॉडी, या 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी कोई बॉडी, या 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी कोई बॉडी। तो चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन के नंबर्स में हो रहा है, नंबर्स में हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही चार्ज में, इलेक्ट्रॉन के बराबर ही चार्ज जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो n इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव हो सकते हैं, तो उसी के बराबर इलेक्ट्रॉन का चार्ज या किसी बॉडी पर चार्ज जाएगा या आएगा, इस तरह समझ सकते हो। विद n इक्वल टू 1 2 3 चार्ज ऑन बॉडी कैन नेवर बी +-2/3e या +-17.2e इस तरह से। ठीक है, अब यहां देखो चार्ज ऑन ए बॉडी बोला है, किसी भी बॉडी पर चार्ज इस तरह से नहीं हो सकता, लेकिन पार्टिकल का इस तरह से हो सकता है। पार्टिकल्स का चार्ज इस तरह से होता है क्योंकि एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं जिनका चार्ज इस तरह से होता है, लेकिन एलिमेंट्री पार्टिकल से तो बॉडी नहीं बनी है ना, बॉडी तो बनी है एटम से। अब एटम में ट्रांसफर होगा चार्ज, वो या तो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ही होगा, कोई किसी छोटे से एलिमेंट्री पार्टिकल के फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये है कि मान लो जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी पी है और ये इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू है पी, स्मॉल पी, तो उसके मल्टीपल टाइम में ही किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू हो सकती है। तो एन इंटीजर होता है और जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होती है इसको क्वांटा बोलते हैं, ठीक है। अभी बताया था यहाँ पर जैसे चार्ज। अब जैसे चार्ज के केस में होता है क्वांटा ऑफ चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन। किसी बॉडी पर चार्ज जाएगा वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में जाएगा। तो चार्ज ऑन ए बॉडी इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस क्यू एन ई, प्लस माइनस एन ई, जहां पर एन क्या है नंबर 1 2 3 4, ठीक है। चार्ज और ऑन ए बॉडी कैन नॉट बी प्लस माइनस 2e/3 और प्लस माइनस 17.2 ई, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ चार्ज। टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्ज लोकेटेड एनीवेयर ऑन द बॉडी। तो जैसे बॉडी कोई है, बॉडी के अंदर टोटल चार्ज होगा ना, वो सारे चार्ज को एल्जेब्रिकली ऐड करने के बाद टोटल चार्ज निकाल सकते हैं बॉडी का, ठीक है। वो कहीं भी हो। While adding the charge, their sign must be taken into consideration. For example, if a body has charge 2 coulomb, minus 5 coulomb, 4 coulomb, 6 coulomb, then total charge on the body is 2 minus 5 plus 4 plus 6 equal to 7 coulomb. Note that charges are added like real numbers. They have no direction. So charge is a scalar quantity. तो चार्ज क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी है और वो किस तरह से ऐड किए जाते हैं, एल्जेब्रिकली सम की तरह ऐड किए जाते हैं। उनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो उनको सीधा नंबर्स के फॉर्म में ऐड कर दो। और जब ऐड करते हो तो आप उसको हमेशा उनके साइन हमेशा सामने रखो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा मतलब सेम टाइप के चार्ज, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये पर फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स का हम अभी जानेंगे कि फोर्स किस तरह से निकालते हैं, वो आएगा कूलम्ब्स लॉ में। तो गाइज अगर आपको ये समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं आगे और अच्छे से इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अगर कोई भी चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई है तो आप कमेंट में बता सकते हो और मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि क्या किस तरह से करना है। और मुझे बता दो कि इसमें एग्जाम्पल्स ऐड करने हैं या नहीं, मतलब सिंगेज के एग्जाम्पल्स ऐड करने हैं या नहीं, ये आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू सो मच। इससे पहले हमने पढ़ा था चार्ज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। उसके बाद में आएगा कूलम्ब्स लॉ। तो ये मैं सिंगेज की बुक को फॉलो कर रहा हूँ, किसको, सिंगेज की बुक को, ठीक है। तो आप भी उसको फॉलो कर सकते हो, काफ़ी अच्छी बुक है। तो यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, इन कंडक्टर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स आर लूजली बाउंड। समझ में आया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना जो कंडक्टर्स में, वो क्या होते हैं, वो लूजली बाउंड होते हैं और कब कहाँ पर होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में, ठीक है। क्यों होते हैं बताता हूँ, देखो इधर देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे ये जो न्यूक्लियस होता है ना किसी भी एटम का, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। और उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं और कुछ कुछ डिस्टेंस पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और दूसरी ऑर्बिट है उसमें ये यहाँ पर घूम रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर घूम रहे होंगे। ऐसे ही जो बाहर वाली जो ऑर्बिट होती है ना, उसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं ना, इनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये क्योंकि देखो ये न्यूक्लियस से बहुत दूर है, न्यूक्लियस से कितनी दूर है, बहुत दूर है, क्योंकि ये वाले देखो, ये वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से पास हैं, लेकिन ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल्स में होंगे, जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बहुत ही ज़्यादा दूर होंगे। दूर होने की वजह से इन पर फोर्स जो होगा, जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, जैसे ये माइनस चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करता है कि आपका जो न्यूक्लियस होता है ना, जो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को बांधे रखता है। किसकी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। वो हम आगे पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ में। लेकिन अभी जान लो, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है आपका फोर्स कमज़ोर पड़ता जाता है। ये समझ लो ना, दूरी ज़्यादा है तो फोर्स कम होगा। तो फोर्स कम होने की वजह से ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लूजली बाउंड। समझ में आया। इसका मतलब क्या है ये, कि जो इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर मोस्ट सेल में होंगे, जो जितना जितना न्यूक्लियस से दूर होंगे, वो क्या होंगे, लूजली बाउंड होंगे, ठीक है। एज ए रिजल्ट
दे कैन बी ईजिली रिमूव्ड फ्रॉम एटम्स एंड मूव्ड अबाउट इन द कंडक्टर और दे कैन लीव द कंडक्टर ऑल टुगेदर। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ लूजली बाउंड होगी, बहुत ही मतलब ऐसे समझ लो ना, किसी रस्सी से कोई चीज़ बांध रखी है और वो रस्सी कैसी है, आराम से टूट सकती है। तो जैसे ही उस रस्सी पर फोर्स लगाया तो वो टूट जाएगा। तो वही है यहाँ पर, दे कैन, जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बहुत ही मतलब बहुत ही बेकार रस्सी से बंधे हुए हैं, ये समझ लो, बहुत ही कम फोर्स से बंधे हुए हैं। तो उनको निकालने के लिए, उनको एटम से बाहर निकालने के लिए, इस जो ये वाली जो है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, इसको ऑर्बिट बोलते हैं, इस ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए इनको बहुत ही कम फोर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आसानी से निकल सकते हैं। अब जैसे ही ये निकले, क्योंकि देखो मेटल में तो बहुत सारे एटम होते हैं, बहुत सारे एटम होते हैं, बहुत सारे एटम होते हैं मेटल में से। जैसे कोई भी मेटल है, कंडक्टर है कोई भी, उसमें तो बहुत सारे एटम होंगे। ठीक है, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पर घूम रहा था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते थे, कंडक्टर में घूमने लगते हैं ये, मतलब पूरे कंडक्टर में घूमने लगते हैं। ठीक है, तो दैट इज द वैलेंस आर नॉट परमानेंटली बाउंड टू द पर्टिकुलर एटम्स। ठीक है, दैट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट परमानेंटली बाउंड टू अ पर्टिकुलर एटम। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये किसी एक एटम से बंधे हुए नहीं होते। ये क्या कहते हैं, एक एटम से दूसरे एटम तक भी जा सकते हैं, दूसरे एटम से तीसरे एटम तक भी जा सकते हैं, क्योंकि ये लूजली बाउंड होते हैं, बाहरी कक्षा में, बाहरी ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं, तो ये लूजली बाउंड होते हैं, तो ये ऐसे ही फ्रीली मतलब मस्त मगन घूमते रहते हैं। ठीक है, अब जब एक चीज़ बताऊं, जब इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में आसानी से घूम सकता है, मूव इजीली, अगर कोई इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकता है तो वो क्या होता है, वो गुड कंडक्टर होता है। मतलब किसी किसी मेटल में या किसी भी मैटर में अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सकता है तो वो क्या होता है, कंडक्टर होता है। ठीक है, वहीं इंसुलेटर में क्या होता है, इन इंसुलेटर हाउवर इवन द लूजेस्ट बाउंड इलेक्ट्रॉन, लूजेस्ट बाउंड इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, जो बाहरी कक्षा में होंगे, ये वाले, ये लूजेस्ट बाउंड ही तो है, बहुत ही आसानी से, मतलब लूजेस्ट बाउंड इलेक्ट्रॉन मतलब जिनको बहुत ही कम एनर्जी से भी बंधे हुए होते हैं, बहुत ही कम फोर्स से भी बंधे होते हैं ये, वो भी, उन पर इतना फोर्स होता है कि इससे तो बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि देखो यहाँ पर देखो, ये न्यूक्लियस से बहुत पास में, ये वाला न्यूक्लियस है इनका, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बहुत पास में आउटर मोस्ट सेल कहाँ है, न्यूक्लियस के बहुत क्लोज है। तो इसकी वजह से जो फोर्स इस पे लग रहा होगा, जो फोर्स इंसुलेटर वाले इलेक्ट्रॉन पे लग रहा होगा, जैसे Fi, जो फोर्स इंसुलेटर वाले जो फोर्स इंसुलेटर वाले इलेक्ट्रॉन पर लग रहा होगा, वो काफ़ी ज़्यादा होगा एफ कंडक्टर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर। ये ई मतलब इलेक्ट्रॉन्स, बाहरी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स पर जो फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स और जो इंसुलेटर में लग रहा होगा वो ज़्यादा होगा फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो ये वाले जो है ना, ये वाले जो कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही टाइटली बाउंड होंगे। क्या होंगे जी, टाइटली बाउंड। आई बात समझ में, टाइटली बाउंड होने की वजह से ये आसानी से अपने एटम को छोड़ के नहीं जा सकते, दे कैन नॉट फ्रीली मूव इन द इंसुलेटर। तो हाँ, इन इंसुलेटर हाउवर इवन द लूजेस्ट बाउंड इलेक्ट्रॉन्स आर टू टाइटली बाउंड टू बी ईजिली रिमूव्ड फ्रॉम देयर एटम्स। ठीक है, बहुत टाइटली बाउंड होते हैं तो ये आसानी से एटम से बाहर नहीं निकलते हैं। अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन से बाहर नहीं मतलब एटम से बाहर नहीं निकलते तो वो ईजिली फ्री नहीं करते हैं, मतलब वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, दे कैन नॉट, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट मूव फ्रीली। अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है कि वो जो मैटर होगा, वो मैटर क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटर। ठीक है, समझ में आया। इंसुलेटर में क्या होता है कि आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ही टाइट बाउंड होते हैं, इसलिए वो पूरे एटम से बाहर नहीं निकल पाते और ना ही पूरे जो उनका मैटर होता है उसमें मूव कर पाते हैं ईजिली। लेकिन कंडक्टर में क्या होता है, एटम से इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स आसानी से बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से वो फ्रीली कंडक्टर में मूव कर सकते हैं। और जहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर पा रहे हैं, इसका मतलब है, इलेक्ट्रॉन मूव करने का मतलब है आपकी इलेक्ट्रिसिटी मूव कर सकती है, आपका करंट मूव कर सकता है ईजिली। ठीक है, तो यही है। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्कोप।
तो इलेक्ट्रोस्कोप का काम क्या होता है कि ये किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं, उस चीज़ को ये डिटेक्ट करता है, ठीक है। इट इज़ ए सिंपल apparatus with which the presence of electric charge on a body is detected, ठीक है। When metal knob is touched with a charged body, some charge is transferred to the gold leaves. ये गोल्ड लीव्स है, ये रही, ठीक है, ये वाली है। The separation gives a rough idea of the amount of charge on the body. If a charged body brought near a charged electroscope, the leaves will further diverge. If the charge on a body is similar to that on electroscope and will usually converge if opposite. Okay, if the induction effect is strong enough, leaves after converging may again diverge. तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ बड़े ही ईजिली तरीके से। तो जैसे ये देख रहे हो आप, ये एक रियल लाइफ इलेक्ट्रोस्कोप है, जिसमें ये एक मेटल नोब होती है, ठीक है। और ये पूरा मेटल का एक, ऐसे कह सकते हो, एक टुकड़ा होता है, ठीक है, एक रॉड टाइप होती है इस तरह से। और इस रॉड पर एक चिपका होता है, जिस ये गोल्ड फॉइल चिपकी होती है। तो जब कोई भी इस पर चार्ज नहीं रहेगा तो ये कैसी रहेगी, स्ट्रेट रहेगी, ठीक है। कैसी रहेगी ये, जैसे ये रॉड है आपकी, और गोल्ड फॉइल भी कैसी रहेगी, ऐसी रहेगी, ऐसे स्ट्रेट, इसके साथ चिपकी हुई होगी ऐसे, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से ये नीचे गिर रही होगी ना। लेकिन जैसे ही इस पर चार्ज आता है तो ये क्या हो जाती है, गोल्ड फॉइल इससे, जो ये वाली रॉड है, इससे दूर जाने लगता है, तो इस तरह से दूर भाग जाती है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर इलेक्ट्रोस्कोप की तस्वीरें हैं, एक ऐसे समझ सकते हो कि ये पहली स्टेट होती है, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्कोप पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, आप देख सकते हो। तो ये क्या रहेगा, ग्रेविटी की वजह से ये गोल्ड फॉइल बिल्कुल नीचे रहेगी, तो ऐसे इसके चिपकी रहेगी, ठीक है। एक तरह से ऐसे समझ लो, दोनों क्या रहेंगे, पैरेलल रहेगी। फिर क्या होता है कि इस पर मान लो नेगेटिवली चार्ज्ड कोई बॉडी लेके आए, तो वो क्या करेगा, चार्ज इससे इस पर ट्रांसफ़र होगा, तो इलेक्ट्रोस्कोप पर भी चार्ज चलाएगा। इलेक्ट्रोस्कोप पर चार्ज जाएगा तो यहाँ पर इस रॉड पर भी चार्ज जाएगा, उससे हमारी ये गोल्ड फॉइल है ना, इन पर भी चार्ज चला जाएगा और इधर भी चार्ज चलाएगा। अब आपने ये तो पढ़ा है कि सेम टाइप के चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो रिपेल करने की वजह से क्या होगा, ये गोल्ड फॉइल किधर जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ भी नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ भी नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज ये क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो ये अब ये तो रॉड तो नहीं जा सकेगी, तो क्या जाएगा, क्योंकि रॉड तो स्ट्रेट है ना, तो ये नहीं जा पाएगी, ठीक है। तो क्या जाएगी, गोल्ड फॉइल इधर की तरफ चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से गोल्ड फॉइल एक कुछ एंगल पर रुकी रहेगी, ठीक है, जब तक इस पर चार्ज बना रहेगा। अब मान लो मैंने ये ऑब्जेक्ट उठा लिया, तो भी यहाँ पर क्या होगा, अब ये चार्ज तो इस पर है ना, तो चार्ज अभी भी रहेगा, तो ये इस तरह से ही रहेगी। अब एक और केस लेते हैं। अब मान लो ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इसके पास और नेगेटिव नेगेटिव वाला चार्ज लेके आए। क्या लेके आए, नेगेटिव वाला बॉडी लेके आए। इसकी वजह से क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज और दूर भागेगा, क्योंकि इस अभी टच नहीं कर रहे हैं, इससे हम टच नहीं कर रहे हैं, बस इसके पास लेके आए। पास लेके आने से क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होंगे, तो ये क्या करेंगे, और दूर भागेंगे। और दूर भागने के के बाद के लिए नेगेटिव चार्ज क्या आएंगे, और दूर भागने के लिए यहाँ पर इधर की तरफ आने लगेंगे, किधर, नीचे की तरफ, क्योंकि ये सबसे मैक्सिमम वाली डिस्टेंस है इस वाली बॉडी से, इस वाले ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आने की वजह से कुछ इस पर चले जाएंगे, कुछ इस पर रहेंगे, तो ये फिर भी और इन पर चार्ज आ जाएगा, और चार्ज आने की वजह से इस पर और फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, और फोर्स लगेगा, ठीक है। तो और दूर हट जाएगा ये। अब मैंने क्या किया, इसके पास एक रॉड लेके आया जो कि पॉजिटिव चार्ज वाली है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज वाली है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ आने जाएंगे, आकर्षित होंगे। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ इकट्ठा होंगे, यहाँ पर इकट्ठा होने लगेंगे। कहाँ पर, यहाँ पर। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या, ऊपर की तरफ जाने लगेंगे। किधर जाने लगेंगे, ऊपर की तरफ। ऊपर तरफ जाने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम होने लगेगा। इलेक्ट्रॉन चार्ज कम होने की वजह से क्या होगा, इस पर फोर्स कम लगने लग जाएगा, और ग्रेविटी इसको नीचे खींचने लगेगी। क्या करेगी, ग्रेविटी नीचे खींचने लगेगी, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, पास आने लग जाएगा, और कुछ इस तरह से स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। जब पास आने लग रहा है, इसका मतलब क्या है, इस पर
कोई अपोजिट चार्ज वाली रॉड लेके आए, और पहले केस में क्या था, जब दूर भाग रहा था तब क्या था कि सेम चार्ज वाली कोई रॉड लेके आए थे। इस तरह से आप समझ सकते हो, कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है, कुछ है ही नहीं इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। अभी तक हमने पढ़ा कि बॉडी फ्रिक्शन से चार्ज होती है, और क्या तरीके हो सकते हैं वो इसमें इस टॉपिक में जानेंगे, ठीक है। It is possible to give a net charge to an object by different methods, all of which are said to be involve electrostatic charging। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग की मदद से हम बहुत सारी बॉडी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्जेस दे सकते हैं, ठीक है। नंबर एक है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। व्हेन सर्टन इंसुलेटर्स आर रब्ड विद ए क्लॉथ और फर, दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड बाय ट्रांसफर ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। एज टू ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड टुगेदर, वन ऑब्जेक्ट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स वाइल अदर गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम से बनी हुई वस्तुओं को रब करेंगे, तो मान लो किसी पर वीक एटम्स होंगे और किसी के स्ट्रॉन्ग एटम होंगे, तो जिसके वीक एटम होंगे, जिसके वीक एटम मतलब जिसके बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही आसानी से निकल जा रहे होंगे, उनको वीक इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी रब करने से क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन अपनी, उनको थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी तो वो लूज कर जाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा, निकल जाएंगे, ठीक है। तो जो टाइटली बाउंड होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और जिनके टाइटली बाउंड नहीं होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो कंडक्टर के केस में ऐसा होता है कि मैंने बताया था पिछली बार, देखो कंडक्टर के केस में क्या होता है, पिछली स्लाइड, जैसे कंडक्टर के केस में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होता है, तो इनको किसी वस्तु से, ऐसी वस्तु से घिस दो जिसके इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड हो, जैसे यहाँ पर ये है इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर को किसी मेटल से घिस देंगे तो मेटल के इलेक्ट्रॉन भागेंगे, मेटल के इलेक्ट्रॉन किधर आ जाएंगे, इंसुलेटर की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि ये लूजली बाउंड होते हैं, इनको भागना ही होता है बस, ठीक है। और जो स्ट्रॉन्ग बाउंड रहते हैं वो तो बंधे रहेंगे, और इसके स्ट्रॉन्ग बाउंड के पास और इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जो ताकतवर होगा उसके पास तो जाएंगे भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जिसके पास जा रहे हैं वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और जिससे जा रहे हैं, जिससे निकल रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो वही है यहाँ पर, द ऑब्जेक्ट दैट गेन्स इलेक्ट्रॉन बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड, एंड while the object that loses electrons has an excess of positive charge, hence it is a hence it is positively charged. The transfer of charge is due to the contact between the materials, and amount of charge transfer depends, as we might expect, on the nature of these materials। तो जिस तरह से मटेरियल होगा उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ठीक है। जिसकी बाहरी कक्षा में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और जिसमें कम इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें कम इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। तो जैसे फ्रिक्शन है, तो मैंने बताया जैसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, जैसे यहाँ पर देखो ये ग्लास की रॉड है, ये क्या है, ग्लास की रॉड है, और ये क्या है, सिल्क का कपड़ा है, ठीक है। तो हाँ, तो जब हम ग्लास की रॉड को सिल्क से रब करते हैं तो क्या होता है, ग्लास अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और किसकी तरफ चले जाते हैं, सिल्क की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि सिल्क के इलेक्ट्रॉन बाइंड अच्छे से होते हैं, ग्लास के इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, ये वाले इसमें से इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, सिल्क क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज्ड, एंड ग्लास क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, ओके। तो ये है फ्रिक्शन वाला मेथड, फ्रिक्शन से हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाँ, नेट चार्ज लेकिन दोनों पर जीरो रहेगा। जैसे पहले चार्ज यहाँ पर कितना था, पहले चार्ज कितना था, क्यू इनिशियल कितना था पहले, मान लो ना तो सिल्क पर ना तो सिल्क पर चार्ज था और ना ग्लास पर चार्ज था, टोटल टोटल चार्ज कितना हो गया, जीरो। अब बाद में देखेंगे ना, बाद में क्यू एफ, तो मान लो सिल्क पर आ गया Q1 नेगेटिव, और इस पर आ गया +Q2, अगर दोनों को ऐड करेंगे ना, -Q1 +Q2, ये जीरो के बराबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये Q इनिशियल मतलब चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से ये QF होना चाहिए, और QF कितना था, सॉरी सॉरी, QF तो है, QI के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो QIF कितना था, QI कितना था, जीरो। अगर हम देखा जाएगा तो Q1 कितना होना चाहिए, Q1 कितना होना चाहिए, Q2 के बराबर, समझ में आया।
इजी है, कुछ है नहीं। तो दोनों पर चार्ज सेम होगा लेकिन अपोजिट होगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप, बिकॉज ऑफ चार्ज कंजर्वेशन ईच इलेक्ट्रॉन एड्स नेगेटिव चार्ज टू द सिल्क एंड एन इक्वल पॉजिटिव चार्ज इज लेफ्ट ऑन द ग्लास रॉड। सिंपल, ठीक है। इफ वी होल्ड अ मेटेलिक रॉड a conductor in one hand and rub it with any material, the metal rod cannot be charged। क्या रीजन है भाई? देखो, मेटेलिक रॉड को अपने हाथों से पकड़ के टच करोगे मतलब अपने हाथों से पकड़ के इसको रब करोगे तो क्या होगा? मान लो मेटेलिक रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जैसे यहाँ क्लास पर आ रहा था ना। अब आपने इसको हाथ से पकड़ लिया, तो क्या होगा? आपके हाथ में चार्ज जाने लगेगा। किधर जाएगा? आपके हाथ में जाएगा, ठीक है। और आप मान लो नंगे पैर जमीन पर खड़े हो, तो वो जमीन में चला जाएगा चार्ज। ओके। तो बॉडी पे बिल्कुल भी चार्ज, तो ग्लास रॉड पर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, वो सारा चार्ज किधर चला जाएगा? आपकी बॉडी में होते हुए आप ज़मीन में चला जाएगा, ऐसे समझ सकते हो। तो जो रॉड रहेगी वो मेटेलिक रॉड क्या रहेगी? नो चार्ज, ठीक है। तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा फिर उससे। द रीजन फॉर दिस इज दैट द इलेक्ट्रॉन्स कैन ईजिली फ्लो थ्रू द मेटल टू अवर हैंड एंड देन टू ग्राउंड। सिंपल। However, if the metallic rod has a handle made of wood or glass and is rubbed while holding it by the handle, the rod will get charged. The handle prevents the flow of electrons from metal rod to hand and hence the ground. सिंपल। तो अगर आप मेटलिक रॉड को किसी और चीज़ से पकड़ो, जैसे कोई इस पर हैंडल लगाओ जिस पर चार्ज ट्रांसफ़र ना होता हो, आपके हाथों में चार्ज ट्रांसफ़र ना हो। जैसे सिंपल सी, जब आप इलेक्ट्रिक कोई काम करते हैं, घर में काम करते होते ना, कुर्सी पे खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे ही अगर आप मान लो कोई इलेक्ट्रिक वायर आपको जोड़ना है, तो आप किसी और प्लास वगैरह का यूज करते हो ना, प्लास के ऊपर आपने देखा होगा, प्लास के ऊपर रबर चढ़ी होती है। तो उस रबर में आपका चार्ज का ट्रांसफ़र रुक जाता है। अगर वहीं आप जो प्लास वगैरह होता है उसको अगर हाथों से पकड़ लोगे तो क्या होगा? आपके अंदर चार्ज आ जाएगा और आपको करंट लग जाएगा। समझ में आया? तो तो तभी हम बोलते हैं, अगर अगर हम यहाँ पर किसी हैंडल का यूज करें मेड ऑफ वुड, वुड का हो या ग्लास का हो या कुछ किसी चीज़ का हो जिसमें मतलब चार्ज ट्रांसफ़र इजीली नहीं होता हो, उसका यूज करेंगे तो ये मेटलिक रॉड चार्ज हो सकती है। नेक्स्ट है चार्ज बाई कंडक्शन। ठीक है, नंबर 2, चार्ज बाई कंडक्शन। चार्जिंग बाई कंडक्शन रिक्वायर्स कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। जैसे यहाँ पर देख रहे हो, ये एक मतलब जिस पर चार्ज जीरो अनचार्ज बॉडी है और एक चार्ज बॉडी लेके आए, तो इन दोनों को मान लो कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे तो क्या होगा कि देखो, चार्ज तो भागना चाहेगा ना। तो चार्ज जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर चार्ज रुका हुआ है तो सब पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। तो दूर भागने के लिए अभी इनके पास यही एक लेयर है, मतलब सबसे सरफेस के ऊपर ही एक पॉइंट जगह है जहाँ पर ये सबसे दूर है। अगर मान लो ये यहाँ पर रखेंगे, मान लो जो दो पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी रखे हैं, देखो कंडक्टर की बात हो रही है यहाँ पर, कंडक्टर से, ठीक है, कंडक्टर से। तो यहाँ पर मान लो पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर भी रखे हैं, तो वो क्या करें? दूर भागेंगे। दूर कहाँ भाग सकते हैं? सबसे ज़्यादा सरफेस पर भाग सकते हैं, ठीक है। तो सरफेस पर ही वो पॉइंट है जहाँ पर वो चार्ज एक दूसरे से दूर होंगे और और आराम से रह रहे होंगे, मतलब ऐसे समझ सकते हो। जब इसको किसी दूसरे कंडक्टर से जोड़ेंगे मान लो, तो ये क्या करेंगे? चार्ज सब पॉजिटिव चार्ज है तो वो और दूर भागने की ट्राई करेंगे, तो वो क्या करेंगे? दूसरे कंडक्टर पर आएंगे और दूसरे कंडक्टर की तरफ दूसरी तरफ भागने भागने लगेंगे, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हो, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो सब एक इसके सरफेस पे फैलेंगे, दोनों कंडक्टर के सरफेस पे फैल जाएंगे, ठीक है। अब क्या करें? हम दोनों को अलग अलग कर दिया। तो अलग करने से क्या होगा कि जो इसके चार्ज होंगे वो इसके सरफेस पे फैल जाएंगे, जो इसके ऊपर चार्ज बचे होंगे वो इसके सरफेस पे, और जो इधर बचे होंगे इधर सरफेस पे। इस तरह से दोनों बॉडी क्या हो जाएंगी? चार्ज्ड हो जाएंगी, ठीक है। तो ये बोला, टेक टू कंडक्टर्स, वन चार्ज एंड अदर अनचार्ज, ब्रिंग द कंडक्टर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, द चार्ज वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव अंडर इट्स ओन रिपल्सन। ठीक है, ओन रिपल्सन मतलब आप खुद के रिपल्सन की वजह से ही भाग रहे हैं ना। ओन रिपल्सन विल स्प्रेड ओवर बोथ द कंडक्टर। सिंपल, अभी बताया था कि अपने रिपल्सन की वजह से ये दोनों कंडक्टर पर स्प्रेड हो जाएंगे, और स्प्रेड होने वाला जो सरफेस पर ही स्प्रेड हो सकते हैं सबसे ज़्यादा दूर, क्योंकि दूर भागना चाह रहे हैं चार्ज, तो दूर सिर्फ सरफेस पर रह सकते हैं वो। दस द कंडक्टर विल बी चार्ज विद द सेम साइन। ठीक है, तो जो चार्ज सेम ही रहेगा, क्योंकि सेम चार्ज चार्ज ही मतलब ऐसे समझ लो ना, ये इंसान है तो बस इन्होंने जगह चेंज कर ली है, बस सिंपल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाई कंडक्शन। तो ये मेथड क्या होता है? चार्जिंग बाई कंडक्शन बोलते हैं। अब इसमें थोड़ा सा और जान लेते हैं।
व्हेन चार्ज कंडक्टर बॉडी कम्स इन ए कॉन्टैक्ट, तो जैसे मान लो एक Q1 चार्ज है, बॉडी ए है जिस पर Q1 चार्ज है और बॉडी बी है जिस पर Q2 चार्ज है। अब इनको हमने किसी वायर से कनेक्ट कर दिया, ये वायर है मान लो, ठीक है, वायर से कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, वायर से क्या होगा कि इनमें चार्ज ट्रांसफ़र होने लगेगा। तो मान लो बॉडी ए पर अब नया चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, चार्ज दोनों का, तो बॉडी पे ए पर मान लो नया चार्ज आ गया Q1 प्राइम और बॉडी बी पर नया चार्ज आ गया Q2 प्राइम, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और है यहाँ पर, एक चीज़ और है यहाँ पर, पोटेंशियल के बारे में भी बोला है, लेकिन आपको अभी पोटेंशियल के बारे में नहीं पता होगा, चैप्टर 3 में शायद आएगा, चैप्टर 3 में, हाँ चैप्टर 3 में आएगा। तो पोटेंशियल भी एक कोई चीज़ होती है, तो बाद में बात करेंगे। तो मान लो जो एक ए बॉडी का पोटेंशियल V1 है और बी बॉडी का पोटेंशियल V2 है, ठीक है। बाद में बॉडी ए का पोटेंशियल V1 हो गया और बी का पोटेंशियल V2 हो गया। तो एक चीज़ देखो, चार्ज विल ट्रांसफ़र, देखो दोनों में चार्ज हो बट चल ट्रांसफ़र होता रहेगा। Q1 चार्ज इस पर है, Q2 चार्ज इस पर है, अब दोनों में चार्ज ट्रांसफ़र होने लगेगा। अब चार्ज विल ट्रांसफ़र अंटिल देयर पोटेंशियल इज इक्वल, कब तक चार्ज ट्रांसफ़र होगा, जब तक दोनों बॉडी पर पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो क्या हो जाएगा, दोनों बॉडी पर पोटेंशियल सेम, V1 प्राइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 प्राइम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो क्या Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो आप निकाल सकते हैं। ऐसे सोचोगे कि Q1 जोड़ दो, Q1 प्लस Q2 जोड़ दो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो और दोनों पर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2 इस पर ए पर, और Q1 प्लस Q2 बाई 2 बी पर, Q1 प्लस Q2 बाई 2 बी पर। लेकिन ऐसा नहीं होता है, दोनों पर सेम अमाउंट ऑफ, मतलब दोनों चार्ज को जोड़ने के बाद जो अमाउंट आता है उसका आधा आधा ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक है। वो क्यों नहीं होता है वो आगे पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों ये डिपेंड करेगा, चार्ज डिपेंड करेगा कि दोनों का साइज किस तरह से है, दोनों का पोटेंशियल क्या है, इस तरह से, ठीक है। लेकिन चार्ज कंजर्वेशन लॉ यहाँ पर भी फॉलो होगा। तो क्यू इनिशियल समेसन क्यू इनिशियल इक्वल टू समेसन क्यू फाइनल, के शुरुआत में कितना चार्ज था। तो शुरुआत में देखोगे दोनों पर चार्ज क्या था, एक पर Q1 था एक पर Q2 था, ये इवेंट ए है, मतलब शुरुआत में दोनों टच नहीं हुए थे, तो ये इवेंट ए बोल सकते हैं हम इसको, शुरुआत में इनिशियल। तो Q1 प्लस Q2 हो जाएगा, बाद में कितना हो जाएगा, Q1 प्राइम प्लस Q2 प्राइम, ठीक है। तो इनिशियल चार्ज कितना होगा टोटल, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू, बाद में कितना होगा Q1 प्राइम प्लस Q2 प्राइम। तो ये चार्ज कंजर्वेशन लॉ यहाँ पर भी फॉलो होगा। एंड V1 प्राइम इक्वल टू V2 प्राइम, ये एक दूसरा इक्वेशन रहेगा, इनकी मदद से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो पोटेंशियल को हम बाद में कवर करेंगे, अभी नहीं है, ठीक है। अभी आप ये जान लो कि चार्ज कंजर्वेशन लॉ अभी इस चैप्टर में है, तो वो चार्ज कंजर्वेशन लॉ फॉलो करता है, ठीक है। इजी। नंबर 3 है चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। इंडक्शन मेथड से भी चार्ज हो सकता है, ठीक है। इंडक्शन इज ए प्रोसेस बाय विच ए चार्ज्ड बॉडी कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अदर चार्ज्ड बॉडीज विदाउट टचिंग देम और लूजिंग इट्स ओन चार्ज। मतलब किसी दूसरी बॉडी को हम, मान लो कोई रॉड है मेरे पास, ये है, ठीक है, ये वही रॉड है, मान लो ग्लास वाली रॉड, मैंने सिल्क से इसको रब किया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मान लो ये रॉड है मेरे पास। अब मुझे इसकी मदद से किसी दूसरी बॉडी को चार्ज करना है, दूसरी बॉडी को मान लो चार्ज करना है, तो इसको मैं बिना इसको टच करे, मतलब दूसरी बॉडी को बिना टच करे मैं इसको चार्ज कैसे करूं, इसको बोलते हैं इंडक्शन मेथड, ठीक है। और मैं इसका चार्ज भी लूज नहीं करूँगा। अभी तक हमने पढ़ा कि इस बॉडी को हम इस मतलब इसको इससे टच करा दो या फ्रिक्शन करा दो तो चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है, मान लो इस पर Q1 चार्ज है और इस पर मान लो 0 चार्ज है, तो उस केस में क्या हो जाता है, दोनों पर चार्ज चेंज हो जाता है। तो बाद में मान लो कंडक्शन मेथड में क्या था, इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, Q1 प्राइम हो जाएगा और इस पर मान लो Q2 प्राइम हो जाएगा, तो चार्ज चेंज हो गया, मतलब पहली बॉडी पर चार्ज चेंज हो गया, हमें वो नहीं करना है। तो वही बोल रहा है, तो दूसरी बॉडी को क्रिएट अदर चार्ज्ड बॉडी विदाउट टचिंग देम और लूजिंग इट्स ओन चार्ज। तो ये ऐसा है कि ये वाली रॉड इसको चार्ज भी कर दे और अपना चार्ज भी लूज ना करे, मेंटेन रखे। तो ये मेथड होता है इंडक्शन, ठीक है। इफ द चार्ज बॉडी इज ब्राउट नियर ए न्यूट्रल बॉडी, द चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट्स अपोजिट चार्ज एंड रिपेल सिमिलर चार्ज प्रेजेंट ऑन द न्यूट्रल बॉडी। इफ द न्यूट्रल बॉडी इज नाउ अर्थ द लाइक चार्ज, मतलब सेम टाइप का चार्ज जो होगा,
मतलब बॉडी में दोनों टाइप के चार्ज होते हैं, एक नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है। तो सेम टाइप का चार्ज, कैसा चार्ज, जो चार्ज दूसरी वाली रॉड पर है, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव है तो इसका पॉजिटिव वाला चार्ज, इसका पॉजिटिव वाला चार्ज, ठीक है। तो अच्छा पेयर बना देता हूँ, चलो मान लो पेयर से समझ में आ जाएगा। तो किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अभी दोनों मिलके इस बॉडी को क्या करते हैं, न्यूट्रल बनाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होता है और इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं चारों तरफ, तो टोटल मिला के कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है न्यूट्रल बॉडी में, ठीक है। आपने अगर पहला चैप्टर पढ़ा होगा, लेक्चर 1 पढ़ा होगा, तो उसमें सब मैंने बताया था किस तरह से बॉडी न्यूट्रल होती है। इफ द न्यूट्रल बॉडी इज नाउ अर्थ, ठीक है, द लाइक चार्ज इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम अर्थ लिविंग अनलाइक चार्ज ऑन द बॉडी। तो अगर इसको मैंने अर्थ में लगा दिया, अब मान लो देखो ये है कि पॉजिटिव रॉड इसके पास में अभी, ठीक है, पॉजिटिव रॉड क्या है इसके पास में, और मैंने इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इफ द न्यूट्रल बॉडी इज नाउ अर्थ एंड लाइक चार्ज इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम अर्थ लीविंग अनलाइक चार्ज ऑन द बॉडी, now earthing and the charging body are removed, leaving the initially neutral body charged. The whole process is shown step by step in given flow, given figures. तो मैंने यहाँ पर बनाया फिगर्स, आप इसको छोड़िए अभी, इसको देखिए, ठीक है, बाय इंडक्शन। मान लो ये एक न्यूट्रल बॉडी है, क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। अब इसके पास मैंने एक पॉजिटिव रॉड लेके आया, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, न्यूट्रल बॉडी में नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के पास रहेंगे, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज इधर की साइड है, रॉड इधर की साइड है, तो इधर की साइड न्यूट्रल बॉडी में से पॉजिटिव चार्ज इधर की साइड आ जाएंगे, और सॉरी नेगेटिव चार्ज इधर की साइड आ जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव के पास जाना चाहते हैं। और इसके जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो दूर भागना चाहेंगे, किधर, दूर भागना चाहेंगे। अब मैंने इसको ही, अभी ये ऐसी सिचुएशन है, अभी मैंने क्या किया, इसको मैंने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, अर्थ से अर्थिंग कर दी। अर्थिंग कर देने की वजह से क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज और दूर भागना चाहेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज रॉड है, तो रॉड से और दूर भागना चाहेंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज किधर आ जाएंगे, इधर की तरफ चले जाने लगेंगे। या ऐसे समझ लो इधर से और इलेक्ट्रॉन आएंगे, अर्थ की तरफ से और इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसको क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इधर की साइड है, तो अर्थ अर्थ से किया है, तो अर्थ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, इधर आएंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल करने लगेंगे, ठीक है, मतलब न्यूट्रल करने लगेंगे। तो न्यूट्रल करने की वजह से क्या हो जाएगा, इधर की तरफ बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज मरने लगेंगे, ऐसे समझ लो न्यूट्रल हो जाएंगे, तो कोई भी चार्ज इधर नहीं बचेगा, तो सिर्फ ये वाले इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ऐसे समझ सकते हो। अब मैंने क्या किया कि इस वायर को कनेक्ट, इस वायर को हटा दिया है, क्या कर दिया, इस वायर को हटा दिया, तो कुछ इस तरह से पोजीशन हुई, कुछ पॉजिटिव चार्ज मर गए होंगे, मतलब न्यूट्रल हो गए होंगे, और इलेक्ट्रॉन अभी भी यहाँ पर ही हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव रॉड इसके पास है। अब मैंने रॉड को भी हटा दिया, तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन अब किसके पास चले जाएंगे, इस पॉजिटिव को मान लो, इनको भी न्यूट्रल कर देंगे, तो सारे न्यूट्रल होने के बाद वो नेगेटिव चार्ज बचेगा, क्योंकि ये थोड़े से पॉजिटिव बचे हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुँच जाएंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज भी न्यूट्रल हो जाएंगे, तो थोड़े से और इलेक्ट्रॉन, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे इस पर, ओवरऑल इस पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बचे होंगे। अब वो क्या करेंगे, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो वो एक दूसरे से और दूर भागना चाहेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, पूरे सरफेस पर स्प्रेड हो जाएंगे। तो इस तरह से हम पॉजिटिव रॉड लेके आए किसी बॉडी के पास, इसको हमने टच नहीं किया और हमने इसको क्या कर दिया, नेगेटिव चार्ज बना दिया, ठीक है। इस तरह से हम बाई कंडक्शन किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर दे रखा है, आप फिगर में देख सकते हो। तो कोई नेगेटिव रॉड लेके आए तो इसके बाद पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ आ जाएंगे, तो पॉजिटिव चार्ज इधर अट्रैक्ट होने लगेंगे, ठीक है, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज दूर भागेंगे। अब इसको अर्थिंग कर दिया तो नेगेटिव चार्ज अर्थ की तरफ चले जाएंगे, अर्थ में नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन से अर्थ की तरफ चले जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन इधर से चले गए, तो बचेंगे क्या, इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज बचेंगे, ठीक है। अब रॉड हटा दिया मैंने, और पहले इसको कट करेंगे, पहले अर्थिंग कट करेंगे, अर्थिंग कट कर दिया, तो अभी रॉड है यहीं पर। अब मैंने क्या, रॉड को हटा दिया, तो जो थोड़े बहुत नेगेटिव चार्ज बचे होंगे यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव चार्ज तो अंदर चले गए होंगे, ठीक है, तो थोड़े बहुत नेगेटिव चार्ज बचे होंगे, वो इन पॉजिटिव चार्ज से क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, फिर भी एक्सेस मात्रा में पॉजिटिव चार्ज अभी भी होंगे, तो बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। अभी भी पॉजिटिव चार्ज इधर ज़्यादा होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अर्थ की तरफ गए थे, ठीक है। तो नेगेटिव बॉडी लाएंगे तो ये बॉडी पॉजिटिव रहेगी, क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। और वहीं अगर पॉजिटिव बॉडी लेके आएंगे, इधर की ऑब्जेक्ट लेके आएंगे किसी बॉडी के पास, तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम बॉडी को 3 टाइप से चार्ज कर सकते हैं। ओके, तो अभी इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कूलाम्स लॉ।
अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी लाइन पर डाउट होगा, प्लीज़ मुझको कमेंट करें और मुझे बता सकते हैं कि किस तरह से और मैं कुछ अच्छी चीज़ें ऐड करूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। और जहाँ भी कोई भी डाउट हो, प्लीज़ आस्क मी। ठीक है, डाउट को कमेंट में करो, मैं रिप्लाई करूँगा और आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। ठीक है, इजी। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक कर सकते हो, और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स या कलीग के साथ शेयर करें, जिससे इस चैनल की ग्रोथ हो और मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक है, मोटिवेशन मिलेगा तो थोड़ा पढ़ाने में और मज़ा आता है, और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगा चीज़ों को आपके लिए, और नया नया कंटेंट लाऊंगा और मैं आपकी हर तरह से हेल्प करूँगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू। ठीक है, सिंपल, और कुछ नहीं है, आप इसको सही से पढ़ो और हो जाएगा यार, कर लोगे आप। फिजिक्स ईजी है, अगर आप पढ़ो, मैथ तो करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे कूलाम्स लॉ। अभी के लिए इसको ख़त्म करते हैं क्योंकि